सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं उमेश और आप लोगों का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल गुरुकुल इन्फोसिस में। आइए आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पे चर्चा करते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा क्या थी, इसकी समय सीमा क्या थी, ये किस किस रूप में जाने जाते हैं, इसमें क्या थी, इसका नामकरण कैसे पड़ा है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसका समय क्या रहा है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय कितना दिन है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1500 साल का इतिहास रहा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का। प्रचलन में देखा गया है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो रही है वो प्रचलन में कितने दिन रहे हैं 1500 साल तक। और इस कालखंड को 3 रूपों में देखा जाता है। 1500 साल का जो कालखंड है उसको 3 रूपों में हम लोग पाते हैं। तो देखिए कौन कौन रूप में, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। देखिएगा प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत, ये 3 रूपों में हम लोग मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को पाते हैं। तो देखते हैं कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का प्रथम प्राकृत क्या है। प्रथम प्राकृत देखिए इसका नाम पाली है। प्रथम प्राकृत का नाम पाली है और इसी के समकक्षी एक शिलालेखी प्राकृत भाषा थी। किसके समकक्ष? प्रथम पाली के, मतलब प्रथम प्राकृत के यानी पाली के समकक्षी एक शिलालेखी प्राकृत नामक भाषा थी प्रचलन में। और इसका भी समय क्या था? इसका भी समय 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग द्वितीय प्राकृत। द्वितीय प्राकृत में देखते हैं इस प्राकृत का नाम क्या था? प्राकृत ही है, प्राकृत ही कहा जाता है। द्वितीय प्राकृत को प्राकृत ही कहा जाता है। और इसका समय जो ये भाषा जो प्रचलन में द्वितीय प्राकृत भाषा जो है वो प्रचलन में कितने दिन रही है? प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक, यानी 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक द्वितीय प्राकृत प्रचलन में रही है। अब आते हैं हम लोग तृतीय प्राकृत। अब तृतीय प्राकृत, इस प्राकृत को हम अपभ्रंश के नाम से जानते हैं। तृतीय प्राकृत को किस नाम से जानते हैं हम लोग? अपभ्रंश के नाम से जानते हैं। और इसका जो ये अपभ्रंश भाषा है वो जिस काल में प्रचलन में देखी जाती है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। ठीक है, कितने दिनों तक अपभ्रंश भाषा जो है, अपभ्रंश कितने दिन प्रचलन में रही है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। उसके बाद हिंदी साहित्य का आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आते हैं हम लोग, तो वो आगे का विषय है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। तो अभी हम लोग देखते हैं कि पाली प्रथम प्राकृत क्या थी, द्वितीय प्राकृत क्या थी, तृतीय प्राकृत क्या थी, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आते हैं प्रथम प्राकृत। प्रथम प्राकृत यानी पाली, क्योंकि हम बता चुके हैं कि प्रथम प्राकृत ही पाली था। तो प्रथम प्राकृत के काल में पाली और अभिलेखीय प्राकृत का रूप दिखाई देता। अभिलेखीय प्राकृत वही है शिलालेखी प्राकृत। शिलालेखी प्राकृत को ही अभिलेखीय प्राकृत कहा गया है। पाली भाषा की व्युत्पत्ति, नामकरण और क्षेत्र के विषय में विद्वानों में अनेक मतभेद है। देखिए पाली भाषा क्या थी, विचार करिएगा। पाली भाषा जो है, जो प्रथम प्राकृत है, वो उसके व्युत्पत्ति में, नामकरण में और उसके क्षेत्र के विषय में विद्वानों में एक मत नहीं रहा। अलग अलग भाषाविद विद्वान लोग जो हैं उनका मत जो रहा है वो अपने अपने तरफ से अलग अलग मत अपना दिए हैं, तर्क दिए हैं, एक मत नहीं रही है दोनों में। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ मत रहा है उस सर्वश्रेष्ठ मत को हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो सर्वश्रेष्ठ मत यही जान पड़ता है कि पाली शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। पाली शब्द कितने शब्दों के योग से बना है? 2 शब्दों के योग से बना है, पा और ली। ठीक है, पा और ली। पाली शब्द कितने शब्दों के योग से बना है? पा और ली। पा का अर्थ है रक्षा करना, पा का अर्थ है
रक्षा करना। और ली जो है ये प्रत्यय के रूप में यहाँ उपस्थित है। पाली शब्द अगर हम लोग देखते हैं तो दो शब्दों के योग से बना है, पा और ली। और पा का अर्थ होता है रक्षा करना, और ली जो लगा हुआ है इसमें प्रत्यय के रूप में लगा हुआ है। ठीक है, तो प्रत्यय के रूप में यहाँ उपस्थित है। तो हम अगर पाली का सामान्य अर्थ देखें तो रक्षा करने वाली भाषा या रक्षा करती हुई भाषा दिखाई पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि रक्षा करती हुई भाषा को पाली भाषा कहते हैं। तो यहाँ रक्षा करती हुई, क्या रक्षा करती हुई, इस चीज़ को हम लोग को जानना है। तो पाली का सामान्य अर्थ देखें हम लोग तो रक्षा करती हुई भाषा होती है। तो क्या रक्षा करती है, तो यहाँ देखिए भगवान बुद्ध की वचनों की रक्षा करने वाली भाषा को पाली कहा जाता है। ठीक है, क्या रक्षा कर रही है, भगवान बुद्ध के वचनों को। भगवान बुद्ध जो महात्मा बुद्ध हुए हैं, ये उनकी वचनों को, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को रक्षा करने वाली जो भाषा है, उस भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, पाली कहते हैं, पाली कहा जाता है। और हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध भी पाली ही भाषा में उपदेश दिए हैं। ठीक है, इतिहास अगर हम लोग देखते हैं तो महात्मा बुद्ध जो उपदेश दिए हैं, जो उनका वचन रहा है, सो कौन भाषा में, पाली में है। तो मतलब हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध की भाषा भी है सो पाली भाषा रही है, उपदेश दिए हैं सो पाली भाषा में दिए हैं। और हमें निम्नलिखित प्रसिद्ध पाली भाषा के ग्रंथ मिल जाते हैं, जो आगे ये 3 ग्रंथ जो हम लोग को देखने को मिल रहा है आगे, त्रिपिटक, बुद्धोपदेश और बुद्ध वचन, ये पाली भाषा के बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जो पाली भाषा में हम लोग को उपलब्ध है। ठीक है, तो पाली भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ जो हम लोग को मिल रहे हैं कौन कौन है, त्रिपिटक, बुद्धोपदेश और बुद्ध वचन। ये 3 प्रसिद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा के हैं, जो हम लोग को लिखित रूप में प्रमाण मिल जाता है, प्रसिद्ध है। तो पाली भाषा हम लोग समझ चुके हैं क्या है, पाली नाम कैसे पड़ा ये भी जान चुके हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग देखते हैं पाली के भौगोलिक विस्तार। पाली भाषा है उसका भौगोलिक विस्तार क्या रहा है, तो तत्कालीन प्रदेशों में पाली भाषा ही प्रचलन में थी। तत्कालीन समय में क्या था कि तत्कालीन प्रदेशों में जिस प्रदेश का नाम हम लेने वाले हैं उस समय उन प्रदेशों में पाली भाषा ही प्रचलन में देखी जाती। तो कौन कौन भाषा है, देखिए कौन कौन सा क्षेत्र है, मगध, कलिंग, उज्जैन, विंध्य प्रदेश, श्रीलंका, बर्मा कौन, जो अभी म्यांमार के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, तिब्बत, चीन, जापान, यानी मगध, कलिंग, उज्जैन, विंध्य प्रदेश, श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत, चीन, जापान, थाईलैंड, ये सब जो है ये हम लोगों का भौगोलिक विस्तार है। पाली भाषा में यह सब ये भौगोलिक विस्तार हुआ था, ये क्षेत्रों में पाली भाषा प्रचलन में थी। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं पाली भाषा के विशेषता। पाली भाषा की क्या विशेषता थी, तो इस पे हम लोग को चर्चा, आखिर पाली भाषा में कोई तो गुण है, विशेषता मतलब गुण, तो क्या क्या गुण था ये इस चीज़ पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। और ये यूजीसी नेट में पूछती भी है, कभी कभी हम लोग प्रश्न हम लोग को मिल जाते हैं, तो इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे विस्तार से, क्या है पाली भाषा की विशेषता। तो पहले विशेषता क्या देखने को मिलता है कि री, ली, ए, ओ, इन 5 स्वरों का लोप हो जाता है। वैदिक संस्कृत में विद्वान थे, ये जो 5 स्वर है, जो यहाँ हम 5 स्वर लिख रखे हैं, ये 5 स्वरों का क्या हो जाता है, पाली में लोप हो जाता है। जो वैदिक संस्कृत में थी, विद्वान थी, और यहाँ पाली में ला करके क्या हो जाता है, इसका लोप हो जाता है, मतलब लुप्त हो जाता है। अब देखिए दूसरी विशेषता क्या थी, इसमें 5 व्यंजनों का भी लोप हो गया है। 5 स्वरों का तो लोप दिखाई दे दिया, अब यहाँ 5 व्यंजनों का भी लोप हुआ है। तो ये 5 व्यंजन कौन कौन से हैं, स, विसर्ग, जिह्वा मूल्य वर्ण और उपध मानवीय वर्ण, ये 5 व्यंजन है जिसका लोप हो जाता है, और ये 5 स्वर है जिसका लोप हो जाता है, किसमें, पाली में। अब आइए हम लोग देखते हैं तीसरी
विशेषता, पाली की तीसरी विशेषता क्या है? इसमें आत्म ने पद समाप्त हो गया, केवल परस्मय पे पद शेष रह गया था। क्या था? इसमें आत्मनेय पद समाप्त हो गया था, केवल परस्मय पे पद शेष रह गया था। ठीक है, तो ये हम लोगों को तीसरी विशेषता मिलती है। अब देखिए हम लोग देखते हैं चौथी विशेषता, वचन में द्विवचन समाप्त हो गया था, सिर्फ एक वचन और बहुवचन रह गया था। देखिए व्याकरण दृष्टि से देखते हैं हम लोग, संस्कृत में क्या है? 3 वचन मिलते, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन पाली में आकर के क्या हो जाता है कि द्विवचन समाप्त हो जाता है, एक वचन और बहुवचन रह जाता है, देखने को मिलता है। अब देखिए पांचवा विशेषता क्या है? पाली में लिंग तीनों बरकरार रहे थे। वचन तो वहाँ द्विवचन समाप्त हो गया, लेकिन यहाँ लिंग जो है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक, ये तीनों लिंग क्या था? पाली में बरकरार रहा। जो संस्कृत में था वो पाली में भी रहा, ये तीनों बरकरार रहा। अब देखिए छठा, पाली में लेट लकार के रूप सुरक्षित थे। पाली में क्या था? लेट लकार का जो रूप था वो सुरक्षित रहा। ठीक है, इसमें लेट लकार लुप्त नहीं हुआ, लेट लकार एकदम जैसे था संस्कृत में वैसे लेट लकार रहा। उसके बाद देखिए पाली में 2 नए स्वरों का आगमन हुआ। पाली भाषा की एक बहुत मुख्य विशेषता रही है कि इसमें 2 स्वर का आगमन हुआ, ह्रस्व और हस्वर। ये ह्रस्व ये जो है और वो ये 2 स्वर जो है ये दोनों का आगमन हुआ। देखिएगा इसमें ये मतलब छोटी ये जो है और वो जो है, ये दोनों स्वर जो है उसका आगमन कहाँ हुआ? पाली में आकर के हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है? संधि में स्वर व्यंजन एवं अनुस्वार संधि थी, यानी विसर्ग संधि नहीं थी। संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि और अनुस्वार संधि ये तीनों विद्यमान थी, यानी एक चौथा संधि जो है विसर्ग संधि ये प्रचलन में नहीं थी। कहाँ? पाली में। ठीक है, अब आगे देखिए स और स यानी मूर्धन्य सा, तालव्य सा और दन सा, इन तीनों सा में सिर्फ जो दन सा है वही प्रयोग में होता था। ठीक है, क्या था? तीनों सा में दन सा का ही प्रयोग मिलता है। किसमें? पाली में। अगर देख लीजिएगा थोड़ा सा पाली भाषा को पकड़ने के लिए, अगर तालव्य सा और मूर्धन्य सा कहीं मिल जाता है शब्द में तो समझिए वह पाली का शब्द नहीं है, क्योंकि उसमें पाली में ये दोनों सा का प्रचलन नहीं था, सिर्फ दन सा प्रचलन में मिलता है। ठीक है, दंत सा। अब आगे देखिए, आगे क्या है? पाली में संस्कृत के ए और ओ यानी बड़ा ए और बड़ा औ दोनों मूल स्वर के स्थान पर ए और वो मूल हो गए थे। मतलब ये आय और औ ये दोनों स्वर के स्थान पर ए और वो दोनों मूल हो गया था। किसमें? पाली में। ठीक है, अब देखिए आगे शिलालेखी प्राकृत। शिलालेखी प्राकृत क्या थी? प्रथम जो प्राकृत है उसी समय में वही कालक्रम में शिलालेखी प्राकृत मिलती है, जिसे अवलोकन प्राकृत, लाट प्राकृत, क्या अवलोकन प्राकृत, लाट प्राकृत, लेन प्राकृत और अभिलेखी प्राकृत के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें अशोक के जो अभिलेख मसूरी में कलिंग है, गुजरात में गिरिनाथ है, कलिंग है, उड़ीसा मसूरी का कालसी है। इसमें अशोक के जो अभिलेख हैं, जैसे में मसूरी का कालसी, गुजरात में गिरिनाथ, कलिंग के उड़ीसा, मान में सैरा, ये शहबाजगढ़ी अभिलेख इसी भाषा में लिखे गए हैं। किसमें? अभिलेखी में, शिलालेखी प्राकृत में। शिलालेखी को अवलोकन प्राकृत, लाट प्राकृत, लेन प्राकृत, अभिलेखी प्राकृत ये नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का
प्रथम चरण जो पाली है, जिसको हम लोग पाली के नाम से जानते हैं, लेकिन ये है क्या, प्रथम प्राकृत। और प्रथम प्राकृत में क्या क्या है, इसकी विशेषता क्या क्या है, पाली इसका नामकरण कैसे पड़ा है, ये चीज़ हम लोग अभी चर्चा किए हैं। और आगे हम लोग जो देखेंगे वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का दूसरा चरण रहेगा, जिसको हम लोग प्राकृत के ही नाम से जानते हैं। उसका समय सीमा क्या था, उसका विशेषता क्या था, उसमें क्या क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आगे की कक्षा में। तब तक जय हिंदी, जय हिंद। आप लोग ठीक से रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।